हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जिससे हम लोग सब लोग फेमिलियर हैं, विच इज योर रेन। इसके अलावा भी हमने और फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखे लाइक स्नोफॉल। अदर देन दिस वी हैव आल्सो फेमिलियर विद स्लीट और हेल। बट एक इशू क्रिएट होता है कि हमें इन सब में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं पता होते। हमें हर जो बर्फीली सी जो आपकी रेनफॉल जैसे आपको प्रेसिपिटेशन दिखती है, तो आप उसको स्नो, स्लीट और हेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। या फिर इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है इनके डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना, कि किस कंडीशन में स्नो होगी या किस कंडीशन में आपकी हेल लाइक सिचुएशन होगी। तो इस क्लास के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ एट द एंड ऑफ द क्लास हम देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ योर रेनफॉल कौन कौन सी होती है, लाइक योर ओरोजेनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, योर कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड योर फ्रंटल रेनफॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप परचम पर नए हैं और आज की क्लास का आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं, तो वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगी रिगार्डिंग अ जनरल अवेयरनेस बैच जो परचम ने आपके लिए लॉन्च किया है आपकी 2024 की प्रिपरेशन को टारगेट करते हुए, जिसमें आपको वेरियस सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक योर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डिटेल्ड पीवाईक्यू डिस्कशंस एंड इवन 10 मॉक पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप काफी सब्जेक्ट्स के साथ बेटर हैं बट आप चैलेंज फेस कर रहे हैं एक या दो सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए भी वी हैव सॉल्यूशन फॉर यू। यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज लाइक आई एम डीलिंग विद एसएससी ज्योग्राफी ओवर देयर। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम पर्टिकुलरली अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज हमें बात करनी है आपकी रेनफॉल के बारे में। ठीक है, रेनफॉल या फिर किसी भी तरीके की आपकी प्रेसिपिटेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो उससे पहले एक बार ये बात कर लेते हैं, रेनफॉल में एक्चुअल में होता क्या है। वाटर वाटर ही होता है ना आपका, या फिर किसी और तरीके की भी आपकी प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो आपकी स्नो हो। स्नो भी क्या है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट, है ना। तो हर एक जो भी प्रेसिपिटेशन है एक्चुअली में उसमें क्या है, आपकी वाटर की प्रेजेंस है। तो पहले ये देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर आता कहाँ से है और अल्टीमेटली ये इस पोजीशन तक कैसे आया कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी वो नीचे की तरफ आपका डाउन टू दी अर्थ आपका मूव कर रहा है। उस सिचुएशन से आने तक हम एक बार ब्रीफली उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कि हम जब कॉन्सेप्ट आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस को पढ़े तो हमें चैलेंजिंग वो ना लगे और इजीली चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, ये मान लीजिए दिस इज योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में यू है वाटर वेपर, बट सवाल उठता है कि ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आए कहां से। तो दो सोर्सेज हो सकते हैं। वन इज योर कोई भी आपकी वाटर बॉडी प्रेजेंट हो, राइट, कोई भी आपकी वाटर बॉडी प्रेजेंट हो, उससे सन की रेज की वजह से आपका पानी भाप बनके यानी वाटर वेपर्स बनके ऊपर की तरफ आ जाता है। दिस फिनोमेना एज वी ऑल नो दैट इज इवेपोरेशन। इस फिनोमिनन को आप इवेपोरेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ वेजिटेशंस प्रेजेंट थी, कुछ प्लांट्स, कुछ फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, इनके अंदर भी मॉइस्चर होता है। अब इनमें से भी मॉइस्चर क्या हो सकता है, आपका इवेपोरेट हो सकता है। लेकिन जब प्लांट से ये मॉइस्चर वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में आता है, तो उसको इवेपोरेशन नहीं बोलते, उस फिनोमेना को इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिनोमेनन से क्या हुआ, आपका वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो गया। अब ये वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, ये हमने अपनी एटमॉस्फेयर की क्लास में भी देखा था कि वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस। इट इज अ वेरिएबल गैस, है ना। इसका जो अमाउंट है वो 0 से 5% या 0 to 4% वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर में अब आपके वाटर वेपर इंक्लूड हो गए हैं, इनकलकेट हो गए हैं। तो अब एटमॉस्फेयर के अंदर हमने पढ़े थे कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जब हमने अपनी एटमॉस्फेयर की क्लास को कवर किया था। तीन कंपोनेंट जो हमने बताए थे, हमने बोला था कि कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगी, उसके अलावा आपके क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड थर्ड थिंग वी
स्टडीड अबाउट इज द डस्ट पार्टिकल। ये तीन चीजें आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। मान लेते हैं ये एक आपका पार्सल ऑफ एयर है, यानी कि हमने एक एक बॉक्स ऑफ एयर ले लिया है ना। लेट अस सपोज कि एक क्यूब या फिर एक स्क्वायर ऑफ एयर है, ठीक है, क्यूब ऑफ एयर हो गया है ना, 3D में होगा। तो अगर हमने एक पार्सल ऑफ एयर ले लिया 1 मीटर के, इसकी आपके डायमेंशंस हैं, तो इस पार्सल ऑफ एयर के अंदर आपके कितने वाटर वेपर्स आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैसेस भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ही इसके अंदर आ सकते हैं। लेट अस सपोज इस जो एक एक मीटर का जो आपका क्यूब है, इसके अंदर आपके 10 आपके वाटर वेपर्स इंक्लूड हो सकते हैं, सिर्फ 10 तक आपके वाटर वेपर्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो क्या हुआ, जब जितने भी आपके नंबर ऑफ वाटर वेपर्स जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ये टर्म शायद आपको पता होगी, है ना, कि मतलब कितने आपके वाटर वेपर्स, कितनी नमी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो हम मेजर करने के लिए एक आपकी एयर पार्सल को ले लेते हैं। लेट अस सपोज इसके अंदर आपके एयर पार्सल के अंदर 10 आपके वाटर वेपर्स आ सकते हैं। तो ये हमने एक अजम्पशन ले ली। बट क्या आप ये जानते हैं कि वाटर वेपर्स जो होते हैं आपके, यानी कि एयर का, जब ये आपने एक क्यूब लिया था, दोबारा से देखते हैं, जो आपने ये एक एयर का क्यूब लिया था, ओके, ये आपका एक मतलब ये जो एयर का पार्सल है, अगर ये शुरू में 10 आपके वाटर वेपर्स को होल्ड कर रहा था, बट अगर मैं क्या करूं, इसका जो आपका अमाउंट, इसका जो टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, और ज्यादा ज्यादा दूर की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब अब इसी एयर के पार्सल की जो वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो क्या कर गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करती हूँ, वैसे वैसे वाटर वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी भी एयर की इंक्रीज होती है। देखो, जब टेम्परेचर, लेट अस सपोज ये वेग है ना, तो 75 था तो आप एक मॉलिक्यूल आपने होल्ड कर रखा था, 85 हुआ तो आपने दो मॉलिक्यूल होल्ड किए, 95 हुआ तो आप और ज्यादा, ये आपकी इंक्रीज हो गई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो आप होल्ड कर पा रहे हो। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पानी को, वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अभी इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके प्रेसिपिटेशन को समझने में यूजफुल होने वाले हैं। तो ये तो हमने समझ लिया, जैसे जैसे मेरा वाटर वेपर्स, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और उतनी ही एयर के पार्सल की कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सके। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हमने दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझना है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब मान लीजिए ये एक एयर का पार्सल था, अभी मैंने टेम्परेचर को सेम रखा, मैंने टेम्परेचर को क्या रखा, सेम, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, ठीक है। तो मैंने शुरू में बात करी थी कि आपके मान लो आपके ये जो है आपका, ये जो एयर का पार्सल है, मान लो ये जो ग्लासेस आपको दिखा रखे हैं, यही आपका एक एयर का पार्सल है और ये कंप्लीट जहां पर फिल्ड है, ठीक है। मैंने बोला था मान लो ये 10 आपके किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आपका कितने पार्टिकल्स को होल्ड करता है, 10 पार्टिकल्स को होल्ड करता है। और अगर ये 10 के 10 फिल्ड आउट है, मतलब ये इसकी कैपेसिटी है 10 पार्टिकल को होल्ड करने की, और ये 10 के 10 वाटर के पार्टिकल्स को होल्ड कर रहा है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 100%। मतलब जितने ये एयर, यानी जितना ये ग्लास या फिर एयर का पार्सल आपके वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकता था, उतने यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बट अगर यहाँ पर इतनी तो इसकी कैपेसिटी थी, बट इसके अंदर एक भी वाटर वेपर का पार्टिकल नहीं है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 हो जाएगी। ये 50% इसने होल्ड कर रखा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होगी। इसी तरीके से इसने 3/4 होल्ड कर रखा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% होगी। तो आप ये समझ गए होंगे इससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होती है जहां पर आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कितना वाटर एक्चुअली होल्ड कर रखा है। अगर जितनी कैपेसिटी है उतना ही वाटर होल्ड कर रखा है तो 100% हो गई। अगर उतना होल्ड नहीं कर रखा तो क्या होता है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना जरूरी था, ये इसलिए जरूरी था कि देखो ये तो था जब आपका टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर सेम था, ओके। अब मैंने बोला कि ये जो आपका एयर का पार्ट, ये जो ग्लास था, इसकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसने तो सारा का सारा मॉइस्चर जितना ये होल्ड कर सकता था उतना तक ये फिल्ड है।
बट मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं, है ना, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या हो जाता है, आपका एयर जो होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। अगर एयर एक्सपेंड करेगी तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देने से, मान लो ये ग्लास का साइज पहले इतना था और ये 100% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर था, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच के ऊपर था। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इस ग्लास ये ग्लास की ही लेंथ इंक्रीज हो गई, यानी एयर की ही लेंथ इंक्रीज हो गई, एयर एक्सपेंड हो गई। तो अब उसकी वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। बट एक्चुअली में अब पानी कितना है आपका, 74 ग्रेन्स ही है, पानी उतना ही है, बट कैपेसिटी इतने से और इंक्रीज होगी, यानी कि इतने परसेंट पानी की कमी होगी। तो यहाँ पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, आपकी 75% डिक्रीज हो गई, राइट। ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ज्यादा डिक्रीज। अब इसमें तो आपको 50 से भी कम दिख रहा है, लेट अस सपोज ये 35% वाटर ही यहाँ पे प्रेजेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, और ज्यादा डिक्रीज हो गई। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब मेरे को ये बताओ, इससे एक रिलेशन जो क्रिएट हुआ, यही रिलेशन आपका समझना जरूरी था, वो ये रिलेशन क्रिएट हुआ जैसे जैसे, देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के केस में तो ये था कि जैसे जैसे, सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में आपका ये होगा कि जैसे जैसे आप किसी भी एयर पार्सल का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी वो सेचुरेशन 100% से उतना ही दूर होता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बारिश कराने के लिए किसी भी एयर को 100% सेचुरेट करना है। क्यों करना है, समझ के देख लो, सीधी सी बात है। जब तक ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट थे, इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, जब ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, यानी कि पानी बिल्कुल सर के मतलब बिल्कुल ग्लास के टिप तक भरा हुआ था, आपके टॉप तक भरा हुआ था। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ भी बूंदे ऐड करूंगी वाटर की तो पानी क्या करेगा, गिरेगा ना नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये समझ लो कि जब ये पानी 100% था, मतलब कि वाटर एटमॉस्फेयर में जब आपका उतना ही वाटर वेपर था जितना एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकता है, तब तो आपके बन गए थे क्लाउड्स। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते, बट थोड़ा समझना जरूरी है। तब तो आपके बन गए थे क्लाउड्स। ठीक है, लेकिन अगर और ज्यादा वाटर वेपर इसके अंदर आ जाए, वाटर वेपर कैसे आएगा इसके अंदर, मैं इस ग्लास का साइज डिक्रीज कर दूं या इसके अंदर पानी ज्यादा डाल दूं। साइज डिक्रीज करने का एक ही तरीका है इस ग्लास का, वो क्या है, टेम्परेचर को गिरा देना। टेम्परेचर को गिराऊंगी तो आप अपने आप ग्लास का साइज कंसाइज हो जाएगा, यानी आपका एयर का साइज कंसाइज हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका जो अब हम बात करेंगे कि या तो मैं इसके अंदर और ज्यादा पानी डालूं या फिर मैं इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दूं। तब क्या होगा, ये जो पानी है वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, और जब क्लाउड से आपका वाटर के फॉर्मेट में, आपका वाटर या फिर स्नो की फॉर्मेट में जब आपके मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, उसी को तो आप रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आई बात समझ में, व्हाई वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, मैंने बोला कि देखो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, मैंने बोला था कि अगर आपकी कैपेसिटी इतनी थी ग्लास की, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, और मेरा ग्लास ऊपर तक फिल्ड है, मैं वाटर वेपर्स तो आपके, सॉरी, मैं आपके वाटर वेपर्स तो और इंक्रीज नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। ओके, सो वेयर वर वी, कि देखो जब आपके वाटर वेपर्स, मैंने हमने क्या बोला था कि आपके किसी भी आपका कोई ग्लास है या कोई कंटेनर है, ठीक है, यानी आपका एयर का कोई पार्सल है, उसके अंदर आपके वाटर वेपर क्या थे, 100% प्रेजेंट थे, बट अभी भी बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ठीक है इतनी कैपेसिटी थी इस ग्लास की या फिर एयर पार्सल की उतना पानी होल्ड करने की, तो वो उतना पानी होल्ड कर रही है। बट अब मेरे को क्या करना है, मैं वाटर वेपर्स तो इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि इवेपोरेशन भी इंक्रीज नहीं हो रही और कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर दूं। अगर मैं इस एयर पार्सल का टेम्परेचर घटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये एयर पार्सल श्रिंक होके छोटा हो जाएगा, और अगर श्रिंक होके छोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अब जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ये 100% हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ निकला हुआ है। तो मैंने जितना आपका टेम्परेचर डिक्रीज किया, या फिर वो पॉइंट जहां पर एयर 100% सेचुरेट हो जाती है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर वाले पॉइंट को आपका ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब आपको एक बात तो समझ आ गई, जब तक ड्यू पॉइंट आप अचीव नहीं करेंगे, यानी 100% सेचुरेशन वाला पॉइंट अचीव नहीं करेंगे टेम्परेचर का, तब तक आपकी बारिश नहीं हो सकती। अब मैंने बोला था टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, कई बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैम
आप इस एयर पार्सल का टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? कर सकते हैं, इस एयर पार्सल को अगर राइज कर दिया जाए, है ना, अगर ऊपर की तरफ चले जाएँ ये एयर पार्सल, तो उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, आपका टेम्परेचर क्या करता है, घट जाता है, तो उससे भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके ऊपर जाते-जाते क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और जब ये क्लाउड्स और ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज़्यादा कूलर हो जाते हैं, और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% को क्रॉस कर जाती है, और उस टाइम पे होने लगती है आपकी बारिश। उस टाइम पे वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और उन्हें क्या कर देंगे, नीचे की फॉर्म में, नीचे अर्थ के टुवर्ड्स भेज देंगे। अर्थ के टुवर्ड्स ही क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विच इज कॉमन, राइट? ओके, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इजी होगा हमारे लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। ओके, तो प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन आपका कंडेंसेशन के बाद होता है। कंडेंसेशन क्या था? जब आपके नीचे से आ रहे वाटर वेपर्स यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लिक्विड फॉर्म में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज विच आर योर डस्ट पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स भी थे, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के आसपास आपके वाटर वेपर्स आके इकट्ठे हो जाते हैं और आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कंडेंसेशन वाटर वेपर्स रिलीज द मॉइस्चर कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन। अब कंडेंसेशन होने के बाद यही वाटर वेपर्स जब मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं, यानी वापस जाने देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो कंडेंस्ड पार्टिकल है वो हो सकता है इतने ज्यादा ग्रो कर जाए साइज के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है ना, कि वो एयर फेल कर जाए, कि वो उन्हें होल्ड ही ना कर पाए। इस वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ तक नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, अब आपकी जो अर्थ पे जो आपकी वाटर की ड्रॉपलेट्स गिर रही है, वो दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही फॉर्म में होगी, वो आपकी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है और आपकी लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट था। अब ये जो नीचे आपका फॉल डाउन करेगा, हो सकता है ये स्नो सॉलिड की फॉर्म में आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे तो लिक्विड है, बट यहां से जब रिलीज हो रहा है, वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को पकड़ता है, वो सॉलिड को पकड़ता है या लिक्विड को पकड़ता है, उसके बेसिस पे आपके डिफरेंट नेम ऑफ प्रेसिपिटेशन है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो इट कैन बी योर हेल, स्लीट, स्नो और ग्लेस। बट अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो इट कैन बी योर ड्रिजल और द रेनफॉल। अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नोफॉल की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? स्नोफॉल की। तो अभी जो मैंने आपको ये बता रखा है, ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के अकॉर्डिंग बता रखा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपका आप कंसीडर करेंगे कि ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर आपका कोई क्लाउड बना हुआ है। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ओके, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाली लेयर्स की फॉर्म में ये आपका क्लाउड बना हुआ है। ये क्लाउड किसी एक पर्टिकुलर, क्लाउड कब बनता है? मैंने आपको क्या बताया था? बारिश कब होगी? जब आपकी 100% सेचुरेशन होगी। क्या होगी? 100% सेचुरेशन। और ऐसे टेम्परेचर जहां पर आपकी 100% सेचुरेशन हो जाती है, यानी आपकी पूरी की पूरी जितना वाटर मॉइस्चर एक आपका एयर पार्सल होल्ड कर सकता था उतना है उसके अंदर, वो आपका पॉइंट कौन सा होता है? वो टेम्परेचर आपका क्या होता है? ड्यू पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा वो ड्यू पॉइंट है जिसपे ये बादल की फॉर्मेशन हुई है, जहां पे 100% सेचुरेशन है। तो स्नोफॉल के केस में अगर मेरे को बात करनी है कि भाई आपके सॉलिड में प्रेजेंट होना चाहिए आपका वाटर, तो सॉलिड में वाटर कब प्रेजेंट होता है? जब आपका टेम्परेचर क्या हो? फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। जब आपका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, ऐसे में अगर आपके वाटर ऐसे में अगर आपके वाटर सारे कंबाइन करें, वाटर वेपर्स सारे कंबाइन करें, तो ऑब्वियसली वो वाटर वेपर्स जब कंबाइन करेंगे, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन बादलों में आपके सॉलिड ही क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड ही आपके वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कंडेंसेशन किसकी फॉर्म में हुई है? सॉलिड हेक्सागन्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स, है ना। आपके हेक्सागन ऐसा हो गया ना, ठीक है। हेक्सागन मीन्स योर 6 साइड्स, राइट। तो आपके हेक्सागन्स की फॉर्म में ही, सॉलिड हेक्सागन्स की फॉर्म में ही आपकी कंडेंसेशन हुई है, यानी इन बादलों के अंदर ही जो आप पानी, इनके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, इसके अंदर सॉलिड हेक्सागन आइस क्रिस्टल्स ही
फिल्ड है, जिनका साइज आपको 0.5 से लेके 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, वाटर वेपर्स इस केस के अंदर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, विच इज योर सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे वाटर वेपर्स लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होते, क्योंकि ड्यू पॉइंट आपका क्या है, बिलो योर फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब अब हमने बात कर ली कि ठीक है, आपका ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, और आपके यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है क्लाउड्स के अंदर, है ना, वहां पे उन क्लाउड्स के अंदर आपकी क्या है, स्नो ही प्रेजेंट है, स्नो के क्रिस्टल्स ही प्रेजेंट है। अब ये अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ पे हमने बात करी दिस इज योर अर्थ सरफेस। एक मिनट, ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस। तो अब बीच में क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा, राइट, है ना, बीच में क्या है आपका एटमॉस्फेयर। तो ये दिखा रखा है मिडल इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है स्नो के साथ। तो जैसे ही ये स्नो, क्योंकि हमारे क्या हो गई, अब ये स्नो क्या हो गई थी, ओवर हो गई थी, 100% से भी ज्यादा सेचुरेशन पे आ गई थी। तो 100% ड्यू पॉइंट को जब क्रॉस कर जाएगी, तो अब ये ड्रॉप होना, ये अपना रिलीज करने लग जाएगा मॉइस्चर, ये क्लाउड। तो ये रिलीज करेगा किसकी फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में रिलीज करेगा। तो जब ये आइस के क्रिस्टल जो हेक्सागन शेप के थे, जब ये एटमॉस्फेयर से फॉल करते हैं, तो ये एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, और क्लस्टर्स बना लेते हैं। उन्हीं क्लस्टर्स को आप क्या बोलते हैं, स्नो फ्लेक्स भी बोलते हैं, जिनका साइज 10 तक हो सकता है, 10 मिलीमीटर तक। देखो, स्नो क्रिस्टल्स जो थे उनका साइज 0.5 से 5 मिलीमीटर तक था, बट एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते वक्त जब ये सारे एक दूसरे के साथ कोलाइड यानी स्टिक कर जाते हैं, तब वो स्नोफ्लेक्स बना लेते हैं, जिनका साइज आपका 10 मिलीमीटर तक होगा। अब अर्थ पे जब एटमॉस्फेयर से फॉल करेंगे, तो अर्थ पे क्या फॉल करेगा अल्टीमेटली, बताओ, अर्थ पे तो सोलिड स्नो की फॉर्म में ही वो जो आपके स्नोफ्लेक्स हैं, या फिर अगर वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं करे तो स्नो के क्रिस्टल्स ही फॉल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज अबाउट योर स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के लिए कंडीशन क्या है कि ड्यू पॉइंट जब कंडेंसेशन हुई, 100% सेचुरेशन हुआ, तो वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका सीधा का सीधा वाटर वेपर आइस क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, सॉलिड फॉर्म ही देख रहे हैं, मतलब कि आपकी जो मॉइस्चर रिलीज हो रहा है ऊपर फॉर्म्ड क्लाउड से, कंडेंसेशन से, वो सॉलिड की फॉर्म में हो रहा है, वो लिक्विड की फॉर्म में नहीं हो रहा। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं हेल का, है ना, हेल कैसे स्नोफॉल से अलग है ना। हेल आपने सुने होंगे, ओले भी हम बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, आई डोंट नो और एरियाज में क्या बोलते हैं, या फिर उन्हें ओले ही बोलते हैं। तो ये आपको बॉल्स ऑफ स्नो देखने को मिलती है ना। देखो, स्नोफॉल में तो आपकी स्प्रेडेड होती है, वहां पे कुछ ऐसे पर्टिकुलरली बॉल्स नहीं होती, बट हेल में आपकी बॉल्स होती है स्नो की, बिल्कुल, है ना, जिन्हें हम ओले भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, है ना, आई डोंट नो और किसी एरिया में क्या बोलते हैं। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें क्या होता है, अब इनमें बादल बनने की क्या कंडीशन होती है। तो जब इसमें जब बादल फॉर्म फॉर्म हुए थे आपके, यानी कि 100% जब आपकी एयर सेचुरेट हुई थी, तभी तो आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, तभी तो आपकी जब 100% एयर सेचुरेट होगी, वो क्या होता है, आपका ड्यू पॉइंट होता है। तो इसमें ड्यू पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे वाटर वेपर्स जब कंबाइन होकर क्लाउड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये स्नो तो नहीं होगी, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट होंगे, यानी कि वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप देखो, ड्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे, अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि हेल जिन बादलों से हमें देखने को मिलती है, उन बादलों में तो लिक्विड फॉर्म में ही वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्नो की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, स्नो की फॉर्म में कोई कंडेंसेशन नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही अर्थ सरफेस पे हमें फिर ये स्नो कैसे देखने को मिलती है। सवाल तो दिमाग में सीधा सीधा है कि बादलों में तो लिक्विड प्रेजेंट था, बट अर्थ पे आते आते हमें ये स्नो कैसे देखने को मिली। इसका एक रीजन होता है। रीजन ये है कि जब 100% सेचुरेशन हो गया था आपका, और फिर उसके बाद क्या होगा, 100% के बाद तो वो मॉइस्चर को रिलीज करना शुरू करेगा। तो बादलों ने वही करना शुरू करा, उन्होंने मॉइस्चर को रिलीज करना शुरू करा। बीच में आपका क्या प्रेजेंट था, आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था, सॉरी, तो बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब बादलों ने मॉइस्चर जो रिलीज करना शुरू किया था, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, लिक्विड की फॉर्म में किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बीच वाला रीजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर एक क्लाइमेटिक फिनोमिनन चल रहा था उस टाइम पे, विच इज योर थंडर स्टॉर्म। और थंडर स्टॉर्म में हवाएं बहुत तेज चलती है, तो हवाएं बहुत तेज चल रही थी अप एंड डाउन, ठीक है, तो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेज चल रही थी। तो जब ये बारिश की, जब ऊपर क्लाउड 100% सेचुरेट होके अपनी वाटर की वेपर्स को रिलीज करना शुरू करता है, और जब वो वाटर के वेपर्स इस थंडर स्टॉर्म के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि अब थंडर स्टॉर्म तो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चल रहा है, थंडर स्टॉर्म चल रहा है, यानी कि पानी ऊपर से नीचे, सॉरी, योर एयर इज मूविंग फ्रॉम
डाउन टू अप, राइट, है ना। तो ये पानी की बूंदें भी नीचे जाते जाते क्या होती हैं, ऊपर वापस चली जाती है। अब ये पानी की बूंदें नीचे जाते जाते ऊपर वापस चली जाएंगी और ये अर्थ के ऊपर फॉल ही नहीं कर पाई, अर्थ के ऊपर नहीं फॉल कर पाई। तो जब आपका वाटर नीचे जाते जाते ऊपर जाता है तो आपका वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाएगा। अब जब कूल डाउन होगा तो ये कूल डाउन होने के बाद आप ये देखो कि ये एयर आपकी ऊपर जा रही है लेकिन नीचे भी तो आ रही है। तो पहले तो इसने इसको यहाँ से राइज कर लिया, इसको नीचे नहीं फॉल करने दिया, बट कूल डाउन होने के बाद ये वाटर की ड्रॉपलेट्स, अब वाटर की जो ड्रॉपलेट्स आपकी रेन की फॉर्म से इस क्लाउड से निकली थी, अब ये कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड के अंदर, क्योंकि ऊपर जाते जाते जब टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर जाएगा तो ये फ्रीज आउट हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगी। अब कंबाइन करके इसी थंडर स्टॉर्म के साथ जब ये नीचे आती है तो इन हेल्स की फॉर्म में, इन बर्फ के गोलों की फॉर्म में, यानी ओलो की फॉर्म में आपकी नीचे की तरफ आती है। तो दैट्स हाउ योर हेल्स आर फॉर्म्ड। तो हेल अगर हो तो उसके लिए कंडीशन चाहिए कि थंडर स्टॉर्म होना चाहिए जो आपकी बारिश को नीचे ना गिरने दे, ऊपर के ऊपर उठा ले जाए और उस लिक्विड फॉर्म को वो इतना हायर लेवल पर ले जाए कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दे, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद वो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका प्रोसीजर था किसका, हेल फॉर्मेशन का। ठीक है, इस तरीके से आपकी हेल बनती है। इसीलिए हमें ऊपर से जो आपकी लिक्विड फॉर्म में जो बारिश निकली थी वो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द थंडर स्टॉर्म इन द एरिया, यहाँ पर हमको सॉलिड ओलो की फॉर्म में वो देखने को मिलती है, यानी हेल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो एक बार इसका टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं। इट सेज कि ड्यू पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर था क्योंकि वहां पे लिक्विड फॉर्म में था, तो कंडेंसेशन तो लिक्विड फॉर्म में ही होती है। मिडल ऑफ एटमॉस्फेयर में आपके वाटर ड्रॉपलेट सोलिडिफाई कर जाते हैं, किसकी फॉर्म में, छोटे राउंड सॉलिड पीसेस की फॉर्म में, आइस। और ड्यू टू दी कूलिंग, कूलिंग की वजह से वो सॉलिडिफाई कर जाता है। कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि अपवर्ड उनको चले जाता है बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म, ठीक है, इनटू एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये मोस्टली आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ एसोसिएटेड होता है। देखिए जहां पर भी आपको निम्बस वर्ड क्लाउड में देखने को मिलता है, इट इज एसोसिएटेड विद योर रेनफॉल, ये आपका रेनफॉल के साथ एसोसिएटेड होगा ही होगा। तो ये आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और क्यूमुलो के अंदर ही क्यों, क्योंकि जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं वो वर्टिकली आपके बहुत हायर क्लाउड्स होते हैं, और अगर ये वर्टिकली हायर क्लाउड्स है तभी तो ये रेन के ड्रॉपलेट्स को और ऊपर तक लेके जाएंगे और उनको कूल डाउन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एट द अर्थ के सरफेस पे आप कैसे रिसीव करते हो, हेल की फॉर्म में, यानी कि सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द आइस ओवर द अदर। हेल में एक्चुअली क्या होता है, आपकी ये एक आइस है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स ऑफ आइस होती है, इसीलिए हमें बर्फ के गोले जैसा दिखता है, जिसका साइज आपका लार्जर देन 8 मिलीमीटर्स हो सकता है, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विच इज योर स्लीट, है ना। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ योर प्रेसिपिटेशन इज स्लीट और आइस पैलेट्स। अब सवाल ये होता है कि ये स्लीट और आइस पैलेट्स किस तरीके से आपके स्नोफॉल से अलग होते हैं। ठीक है, स्नोफॉल आपकी थोड़ी सी कंडेंस्ड फॉर्म में होगी, आपको स्लीट थोड़ा सा इतना ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं देखने को मिलता। एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपका फ्रीजिंग क्या हो रहा है, अबव इसके अंदर भी आपका ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फ्रीज हो रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये कंडेंस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, वाटर वेपर ही प्रेजेंट है। वाटर वेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड के अंदर, यानी कि यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट है, ना कि सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर तब होता है जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आपका बादल कंडेंसेशन बनती होती है ना। तो इसके अंदर भी आपकी जो कंडेंसेशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं होती। यानी कि जब 100% सेचुरेशन होगी तो यहाँ से भी फिर से क्या होनी चाहिए, आपकी रेनफॉल, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपका मॉइस्चर नीचे आना चाहिए, सो स्नो या सॉलिड की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। बट क्या होता है जिसकी वजह से ये आपका सॉलिड फॉर्म में आता है। अब देखो, एटमॉस्फेयर, अगर ये पूरी की पूरी अगर आपकी मैं एटमॉस्फेयर मान लूं, है ना, और नीचे तो आपका ये अर्थ सरफेस है ही, तो अगर ये मैं आपका पूरा एटमॉस्फेयर कंसीडर कर रही हूँ, ये आपका बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गया जहां पे आपके बादल प्रेजेंट है, तो अगर मैं आपका ये एटमॉस्फेयर कंसीडर कर रही हूँ तो एटमॉस्फेयर में जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जो आपकी लेयर जिसके अंदर ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसको, उसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, है ना, हाइयर टेम्परेचर है अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो इसका मतलब रेन ड्रॉपलेट्स जैसे आ रही थी वैसे ही आती रहेंगी यहाँ पे।
कोई इश्यू नहीं है, रेन ड्रॉपलेट्स बिल्कुल यहाँ तक आई, सही सही से आई। बट नीचे एटमॉस्फेयर में किसी भी रीजन की वजह से, देयर कैन बी वेरियस रीजन, सेवरल रीजन, है ना, आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नीचे वाली लेयर थी उसके अंदर आपका टेम्परेचर लोअर था। हम लोअर टेम्परेचर को मोस्टली आपके ब्लू कलर से शो करते हैं और हायर को रेड से। तो लोअर टेम्परेचर था। अब लोअर टेम्परेचर होने की वजह से जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे था, यानी कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर था इस लेयर का, जो एटमॉस्फेयर की नीचे वाली लेयर है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स आपकी लिक्विड फॉर्म में आ रही थी, टेम्परेचर में तो कन्वर्जन हो जाएगा। अगर लिक्विड को, आप किसी भी लिक्विड को 0 डिग्री से नीचे रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड। तो लेकिन इसमें बारिश की, रेन की जो ड्रॉपलेट्स आ रही हैं वो सॉलिडिफाई, अब वो यहाँ पे आके फ्रीज हो रही है। तो जो आपकी इस केस के अंदर जो आपको सॉलिडिफिकेशन होगा वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा, बारिश की बूंदें ही सॉलिडिफाई हो जाएंगी। तो ऐसा लगेगा कि आपकी सॉलिड बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, लिक्विड आपकी बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे आपकी जो स्लीट होती है उसमें, स्नो में तो थोड़ा सा क्या होता है, आपके कंडेंस हो जाते हैं ना, 2-3 पार्टिकल्स आपके मिक्स अप हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। बट इसमें तो क्या हुआ, बिल्कुल लोअर लेयर पे ही आपकी फ्रीजिंग थी, तो स्नो क्या होगी, एकदम से वो जम जाती है। सॉरी, जो रेनफॉल ऊपर से आ रही है वो एकदम से आपकी जम जाती है, यानी फ्रीज आउट हो जाती है। तो स्लीट आपकी क्या होती है, स्लीट इज समथिंग लाइक अ फ्रोजन रेन ड्रॉपलेट्स। तो अब जो अर्थ रिसीव करेगी वो इस तरीके की कुछ आपकी फ्रोजन रेन ड्रॉपलेट्स को रिसीव करेगी। ठीक है, तो ऊपर से किस फॉर्म में आई थी, लिक्विड फॉर्म में आई थी। एटमॉस्फेयर के हाफ तक भी लिक्विड में रहती है जब तक वो ऐसी लेयर को मीट नहीं करती जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लोअर है। ठीक है, lie over the lower temperature below the freezing point, below freezing point से जो आपकी ये layer present होती है near the ground, as the rain droplets reach this layer they become frozen। तो sleet क्या हुई आपकी, एक्चुअली में frozen rain droplet ही हुई, इसी को ice pellets भी बोल देते हैं। ठीक है, इनका साइज 1 to 2.5 mm हो सकता है। अब इनका साइज इतना कम क्यों होता है, बिकॉज अगर ये ऊपर ही एटमॉस्फेयर में बनती लाइक हेल, है ना, तो वो कंबाइन हो जाती, स्नो की तरह बनती तो भी कंबाइन हो जाती। बट ये तो कंप्लीटली वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह आ रही थी और आपकी बिल्कुल अर्थ के सरफेस के आसपास आते आते ये कंबाइन हो जाती हैं, इसलिए क्या बना लेती हैं, आपकी स्लीट की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ रेनफॉल की बात, प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं, विच इज योर ग्लेज और राइन। ठीक है, इसमें भी अब क्या है, अब बादल देख लेते हैं इस केस में कैसे बने हैं, वाटर्स के बने हैं या फिर आपका स्नो का बादल बना है। तो अबव फ्रीजिंग पॉइंट आपका ड्यू पॉइंट था, यानी कंडेंसेशन जब हुई तो यहाँ पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स ही प्रेजेंट थी, है ना। 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में फिर से क्या आ रही है, रेनफॉल की फॉर्म में ये आ रही है। ठीक है, ऊपर वाले का आपका जो भी एटमॉस्फेयर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर क्या है, हाइयर है। ठीक है, आपका सारी जगह हाइयर टेम्परेचर है, बिल्कुल यहाँ तक। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो आपका एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो ये आपका हाइयर टेम्परेचर पे ही है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। यानी कि जिस फॉर्मेट में आपकी रेन आ रही थी, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, उसी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो आती है, बिल्कुल कंप्लीटली आती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये था अर्थ का सरफेस। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस, अब लेयर नहीं है ये। अर्थ के सरफेस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कोल्ड थे, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर था। और वो लोअर कितना था, 0 डिग्री से भी नीचे, लेस देन 0 डिग्री था। उन टेम्परेचर के उन उन एरियाज के ऊपर जब ये बारिश की बूंदें गिरेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, जैसे ये ऐसे हो गई। मतलब आई तो थी किस फॉर्म में, रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आई थी, बट इन एरियाज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर था अर्थ सरफेस के ऊपर। अभी एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर टेम्परेचर लोअर नहीं है, अर्थ के सरफेस पे आपका टेम्परेचर लोअर है। जबकि आपका स्लीट के केस के अंदर क्या था, एटमॉस्फेयर की एक लेयर का टेम्परेचर लोअर था, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर लोअर है। और उन ऑब्जेक्ट्स पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो फ्रीज आउट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपका जो ये आप कंडीशन देख रहे हो, ये क्या होती है, आप इसको बोलते हैं ग्लेज। अब अगर यही स्नो जब इस तरीके से ठंडे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी एक्यूमुलेट हुई, अगर ये मिल्की इन अपीयरेंस हो, यानी मिल्की सी दिखाई दे, तो उसको क्या बोल देते हैं, राइम बोल देते हैं। तो दिस वो इज डिफरेंस बिटवीन योर ग्लेज एंड राइम। और ये किस तरीके से स्लीट से डिफरेंट था, क्योंकि स्लीट में आपकी एटमॉस्फेयर की एक ऐसी लेयर होती है जो आपकी लोअर टेम्परेचर पे होती है, बट इसके केस में आपका ग्राउंड किस पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है। देखो इस केस के अंदर आपका जो ग्राउंड है वो लोअर टेम्परेचर पे है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब रेनफॉल फ्रीज कर जाती है, जब वो अर्थ के सरफेस पे फॉल करती है तो उसको ग्लेज बोलते हैं। जब यही आइस आपको मिल्की दिखे तो उसको राइन बोलते हैं। तो पूरा का पूरा जिसने रास्ता ट्रैवल किया
उसमें ये लिक्विड ही फॉर्मेट में थी, बट यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आने के बाद। होपफुली आपको ये भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। तो अब तक जो हमने बात करी वो देखी कि जब आपकी प्रेसिपिटेशन यानी कि मॉइस्चर रिलीज किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो कौन कौन सा हो सकता है। अब यही मॉइस्चर अगर आपका लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें आपकी कंडीशन हो सकती है, वन इज योर ड्रिजल, वन इज योर ड्रिजल। ड्रिजल आपको ये क्या होती है, आपकी रेनफॉल ही होती है ना। जैसे आप नॉर्मली रेनफॉल तो आपको पता है कि आपकी लिक्विड फॉर्म में अगर आपका पानी धरती तक आता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो आप उसको रेनफॉल बोलते हैं। बट अगर ये रेनफॉल में जो आपका वाटर की जो ड्रॉपलेट्स आपकी रिलीज हो रही है, अगर उनका साइज क्या हो, वो आपका 0.1 से लेके 0.5 mm तक हो, यानी छोटे साइज की बूंद है, जिनको हम ड्रिजल को एक्चुअली में फुहार भी बोलते हैं ना, कि बारिश की फुहारें आई थी है ना, तो उस तरीके से भी आपका बोल सकते हैं। तो ड्रिजल इज अ प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ द फाइन स्प्रिंकल्स की फॉर्म में ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ड्रॉप्स आर सो स्मॉल दैट दे अपीयर टू फ्लोट इन द एयर। बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जिनका साइज, जैसे मैंने आपको बताया, 0.1 से 0.55 mm तक हो सकता है। इसमें इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है, 1 mm/आवर। ठीक है, उसके बाद है आपकी विर्गा, है ना। इसमें क्या होती है, आपकी रेन जैसे फॉल कर रही थी, लेट अस सपोज ये आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है, गिव मी अ मिनट, ये आपके क्लाउड्स है, यहाँ पे आपकी रेन फॉल कर रही थी, बट फॉल तो करी, बट वो अर्थ तक पहुंची नहीं, किसी भी फॉर्मेट में नहीं पहुंची, ना वो सॉलिड फॉर्मेट में पहुंची, ना वो लिक्विड फॉर्मेट में पहुंची। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ में जो लोअर लेयर थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो ये जब ये वाटर वेपर्स इस लेयर को टच कर रहे थे, तभी वो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं और वैनिश हो जाते हैं ना। मतलब बारिश तो हुई पर धरती तक पहुंची नहीं, ना तो सॉलिड फॉर्म में ना लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लोअर लेयर ऑफ अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था और ये वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाती है बिफोर रीचिंग दी अर्थ। ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि आपकी रेनफॉल, रेनफॉल क्या होती है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो तो उसको रेनफॉल बोलते हैं। रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है कि कितनी आपकी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन हुई है और कितने टाइम में वो आपकी प्रेसिपिटेशन हुई है, मतलब कितनी आपकी बारिश हुई और कितने टाइम में हुई, उसको मेजर कर सकते हैं। इसी इंटेंसिटी के बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं रेनफॉल को। अगर रेनफॉल आपकी 1 to 2.5 मिलीमीटर्स हुई हो तो आप बोल सकते हैं कि बहुत लाइटर रेनफॉल है। अगर 2.5 से 7.5 है तो बोल सकते हैं मॉडरेट यानी ठीक ठाक रेनफॉल हुई है। अगर आपकी मोर देन 7.5 होती है तो आप बोलते हैं कि इट इज अ हैवी रेनफॉल लाइक सिचुएशन। ठीक है, ओके। इसके बाद बात आती है कि टाइप ऑफ रेनफॉल। हमने ये तो देख लिया कि बारिश के टाइम पे, रेनफॉल के टाइम पे आपका क्या होता है, सीधी आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल करती हैं, उस टाइप की प्रेसिपिटेशन को आपकी रेनफॉल बोलते हैं। बट कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी रेनफॉल हो पाती है, उसको बोलते हैं आपकी टाइप ऑफ रेनफॉल, राइट। ये तीन मेजर कंडीशंस की वजह से हो पाती है। वन इज योर कन्वेक्शनल रेनफॉल, अनदर वन इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल, तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल वर्ड आपने सुना होगा कि कन्वेक्शन एक मींस ऑफ हीट ट्रांसफर भी होता है ना। उसमें क्या होता है कि आपका, मान लो आपका पार्टिकल ए है, ठीक है, ये सन्स के रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हीट अप हो जाता है। अब ये हीट अप होने के बाद ये पार्टिकल क्या करने शुरू कर देता है, हीट अप होने के बाद ये लाइटन अप हो जाएगा और ये अपनी प्लेस को छोड़ के अपर साइड पे मूव करेगा। तो अगर ये आपका पार्टिकल मूव करके इस लोकेशन पे आ गया, पहले वो इस लोकेशन पे था और अभी इस लोकेशन पे आ गया, तो इसने क्या करा, यहाँ से जो हीट रिसीव करी थी वो उसने वहां पे ट्रांसफर कर दी, यानी कि अब वो इस एरिया को क्या करता है, हीट अप करता है। तो कन्वेक्शन यही होता है, जब आपके एयर के पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जब आपका हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे आपकी रेनफॉल भी होती है। मोस्टली आपकी ये इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर होती है। देखिए, सन से आने वाली रेडिएशंस आपकी लैंड को हीट अप करेंगी, यहाँ पे आपके कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे और आपके कुछ एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब हीट अप होने की वजह से ये क्या करते हैं, राइज करेंगे, ये राइज करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और ये क्या करते थे, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, राइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। कूल डाउन होने के बाद ये एक टाइम पे सेचुरेशन पॉइंट को रीच कर जाएंगे 100%। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतनी जल्दी आप क्या कहाँ रीच करोगे, सेचुरेशन को रीच करोगे, 100% आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आओगे। ठीक है, तो अब जब ये क्लाउड्स बन जाएंगे तो इनसे क्या होती है आपकी, देन अल्टीमेटली 100% सेचुरेशन होने के बाद आपकी रेनफॉल होती है। तो यहाँ से हीट की वजह से, एरिया के हीट अप होने की वजह से
इस हीट ने जब हेल्प करी एयर के जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स को ऊपर राइज करने में, और ऊपर राइज करने की वजह से जो जल्दी सेचुरेशन हुआ, उसी टाइप ऑफ रेनफॉल को आपके क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस, एयर राइज करेगी, वाटर वेपर्स उसमें कंडेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। ये मोस्टली आपका इक्वेटोरियल रीजन का फीचर होता है, इसे आप समझ ही सकते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आपकी सन की रेडिएशन डायरेक्टली फॉल करती हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सनराइज होता है। ठीक है, एट इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटर वाले एरियाज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि वहां पे डेली आपको 2 से लेके 4 बजे तक आपको बारिश देखने को मिलती है। इसको 4 o'clock फिनोमिना भी बोलते हैं। क्यों 2 से 4? आप तो बोलेंगे मैम सूरज तो 12 बजे है ना, बिल्कुल नून के टाइम पे आपका मैक्सिमम हाइट पे होता है और उस टाइम पे तो सबसे ज्यादा सन की रेडिएशन आनी चाहिए, तो उस टाइम पे बारिश होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में सन की रेडिएशन तो 12 बजे ही मैक्सिमम थी इक्वेटर के ऊपर, बट ये जो सन की रेडिएशन 12 बजे मैक्सिमम थी, उसके बाद जो ये फिनोमिना, ये जो ये प्रोसेस हुआ जिसमें ये एयर ऊपर राइज करी और फिर क्लाउड बने, इसमें भी तो कुछ टाइम लगेगा ना। तो 12 बजे तो आपकी 12 ओ क्लॉक तो आपकी सन की रेडिएशन बिल्कुल मैक्सिमम थी, लेकिन जो ये एयर राइज करते हैं इसमें जो टाइम लगता है और फिर ये कंडेंसेशन होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम तक आपके अप्रोक्सीमेटली 2 पीएम तक का टाइम हो जाता है। और इन इसी 12 बजे की मैक्सिमम हीट की वजह से आपको 2 से 4 के बीच में फिर क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली एसोसिएटेड विद द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अगेन आई टोल्ड यू निम्बस इज रिलेटेड टू द क्लाउड्स व्हिच shows the rainfall। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल इज योर फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, अब फ्रंटल रेनफॉल आपकी कौन से टाइप ऑफ साइक्लोन से रिलेटेड होती है? इट इज योर रिलेटेड टू द टेम्परेट साइक्लोन। देखिए, फ्रंट्स आपकी, जैसे आपकी दो लोकेशंस हैं, दो पॉइंट्स हैं, आपकी दो चीजें हैं, आपका एक ही कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एक ही हॉट ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज। तो दोनों के बीच में अगर मैं बाउंड्री बना सकूं तो उसको बाउंड्री बोलेंगे, दोनों को अगर मैं बिल्कुल सेपरेट कर सकूं तो उसको बाउंड्री बोलते हैं। बट अगर मैं इन दोनों को पास रख दिया है, तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा हीट अप होगा, ये वाला बहुत कम हीट अप होगा। बट ये जो एरिया होगा वो ना तो बहुत ज्यादा हीट अप होगा और ना कोल्ड होगा, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ बाउंड्री नहीं बनती, कोई फिक्स लाइन नहीं होती। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुई है? फ्रंट फॉर्म हुई है। सिमिलरली एयर के अंदर भी फ्रंट फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका जो ए वाला जो पार्ट था, यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा गर्म थी, यानी ये आपका हॉट एयर मास था। ठीक है, दूसरी जगह आपका क्या था? कोल्ड एयर मास था, जो आपका बी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब मान लो ये दोनों अलग अलग लोकेशंस पे लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यहाँ पे आपका कोल्ड है, यहाँ पे आपका हॉट एयर मास है। तो अलग अलग जगह थे तब ठीक था, बट अब ये दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हुए, तो ये एयर मास क्या करते हैं, अब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक दूसरे की तरफ मूव करने के बाद अब सेम एरिया में स्पेस तो चाहिए टू ऑक्यूपाई, है ना। तो इनमें से क्या करेगा, जो वार्मर एयर मास है वो लाइटर होने की वजह से अपलिफ्ट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपका जो कोल्डर एयर मास है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कंडीशन बन गई, ऊपर आपका वार्मर हो गया और नीचे आपका कोल्डर एयर मास हो गया, इस तरीके की कंडीशन को आपका फ्रंट बोला जाता है। और इसी के साथ आपकी रेनफॉल एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ये फ्रंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे कि ऊपर की तरफ पोल से जो आपकी हवाएं चलती है, परमानेंट विंड्स चलती हैं, है ना, वो आपकी क्या होती है? कूलर इन नेचर होती है, विच आर योर कूलर इन नेचर, जिनको पोलर एस्ट्रली बोलते हैं, ईस्टर्ली बोलते हैं। और इधर से आपकी वेस्टर्लीज मूव कर रही होती हैं। ये दोनों जब एक दूसरे को कोलाइड करती हैं तो ये एक फ्रंट की फॉर्मेशन करती है, और उसी वजह से यहाँ पर होती है बारिश। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन। तो इस तरीके से भी आपकी रेनफॉल हो सकती है जब दो आपके अपोजिट मासेस एक दूसरे की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ योर रेनफॉल इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब होता है रिलेटेड टू योर माउंटेन्स। ओरो का मतलब होता है माउंटेन्स की वजह से, यानी कि ऐसी रेनफॉल जो माउंटेन के होने की वजह से हुई। अब देखो यहाँ पे माउंटेन था, ठीक है, हवाएं इधर से चल रही थी, तो माउंटेन की जिस तरफ हवा आ रही है उसको क्या बोलेंगे? विंडवर्ड साइड, है ना, जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं, इन है, हवाओं का इनलेट है। ठीक है, आ रही हैं जिस तरफ से हवाएं, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। अब जिस तरफ, अब हवाएं आने के बाद क्या करेंगी? यहाँ से इस तरीके से मूव करेंगी, तो माउंटेन की जिस साइड से हवाएं वापस माउंटेन को छोड़ के जा रही होती है, उस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्लियर है? अब विंडवर्ड साइड में क्या होता है? बिकॉज अब यहाँ पे वैसे कन्वेक्शनल वाले में तो हमें हीट चाहिए थी हवा को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि हवा वार्म हो जाएगी हीटअप की वजह से, इसलिए ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठने की वजह से टेम्परेचर घट जाएगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रीच आउट हो जाएगी। 100% जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच आउट हुई, बारिश हो जाएगी। बट
बाद अगर आपका माउंटेन आ जाता है तो जरूरी नहीं है वहां पे आपका हायर टेम्परेचर हो, माउंटेन हेल्प करेगा एयर को राइज करने में। तो ये एयर आ रही थी फुल ऑफ वाटर वेपर्स करके, ठीक है। अब ऊपर राइज करने की वजह से इस एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको अप्लाई करके देखिए। तो अब जो यहाँ पे जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके अंदर 100% हो गई और ड्यू पॉइंट रीच कर गया, तो यहाँ वाले साइड पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। इस माउंटेन ने हेल्प करी इस एयर को राइज करने में, किसी हॉटर टेम्परेचर ने नहीं करी। अब यहाँ पे अगर बारिश इस एयर ने सारा मॉइस्चर यहीं पे अगर आपका शेड कर दिया, छोड़ दिया, तो जब एयर इस साइड की तरफ मूव करेगी, दूसरी साइड ऑफ माउंटेन यानी लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन की तरफ मूव करेगी, तब उसके पास कोई मॉइस्चर होगा ही नहीं छोड़ने के लिए। तो इस साइड पे जो लीवर्ड साइड होती है वहां पर आपकी कोई भी रेनफॉल नहीं होती, जबकि आपकी विंडवर्ड साइड ऑफ योर माउंटेन क्या होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्यों हो रही थी रेनफॉल, क्योंकि कौन हेल्प कर रहा था, माउंटेन हेल्प कर रहा था एयर को राइज करने में, और राइज होने की वजह से एयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। सिमिलर सिचुएशन आपको कहां देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। जब आप वेस्टर्न घाट में इस साइड से आपके साउथ ईस्ट मानसून आ रहा होता है, तो इस साइड से आप जब आप देखते हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, तो साउथ ईस्ट मानसून के आने की वजह से ये हवाएं बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती हैं और वेस्टर्न घाट्स के अलोंग ऊपर की तरफ राइज करती हैं, और इस साइड बहुत ज्यादा बारिश कर देती है, अप्रोक्सीमेटली 250 सेंटीमीटर। बट जब ये वापस इधर की तरफ जाती हैं तो इनके पास मॉइस्चर ही नहीं बचता, ये सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल कर पाती है, वो भी अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इस वजह से जो आपके वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न साइड है वहां पे आपका बन जाता है रेन शेडो जोन। रेन शेडो जोन का मतलब है जहां बारिश ना होती हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डिफरेंट फॉर्म ऑफ योर रेनफॉल, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी जो हेल की फॉर्मेशन थी, हेल की फॉर्मेशन के लिए आपका ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब आपका ड्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट और अबव फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।